हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पृष्ठ रसायन के पार्ट का सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेरण शब्द जो है ना, वह उत्प्रेरक से लिया गया है। उत्प्रेरक आप जानते हो, 10th क्लास के अंदर आपने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है कि भाई उत्प्रेरक क्या होते हैं, है ना। तो आपको पता ही है कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेकर और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, उन पदार्थों को हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, वापस सुन लीजिएगा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, वेग को बढ़ाते हैं या वेग को कम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद वह उस अभिक्रिया से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक हमेशा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। उसके अंदर कोई ना तो उसकी मात्रात्मक और ना ही रासायनिक, है ना, उसमें कोई परिवर्तन होता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, यानी वह पदार्थ जो होता है वो तो कहलाता है उत्प्रेरक, और प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा याद है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि वे पदार्थ, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावित, है ना, प्रभावित करते हैं, और स्वयं अभिक्रिया में उत्पाद बनने के बाद या अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं या अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक की ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। तो आज अपना जो ये टॉपिक है, ये पूर्ण रूप से 10वीं क्लास के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाओं वाले जो पार्ट थे, है ना, उसके अंदर आया था ना उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक के प्रकार, तो अब अपन इसमें उत्प्रेरक के प्रकार लेंगे। तो उत्प्रेरक के प्रकार के अंदर आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, उत्प्रेरक के प्रकार में सबसे पहला आता है धनात्मक उत्प्रेरक। पढ़ा है ना, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये 10th में पढ़ा है आपने। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब है कि ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं बहुत तेज गति से, है ना, तो उनको हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। अब इसका एग्जांपल आपने 10th में पढ़ा है, वही है H2O2 का अपघटन। किसका, H2O2 का। ठीक है, अब H2O2 का जब अपघटन करते हैं, तो H2O2 का अपघटन जो होता है वो मुख्य रूप से प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब किया जाएगा। अब इसमें उत्प्रेरक का नाम ध्यान रखना है, इसमें उत्प्रेरक कौन सा होगा, प्लेटिनम, Pt, है ना। अब आप इसका अपघटन करो तो देखो H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये H2O2 को तोड़ोगे तो ये बनता है H2O प्लस O2। अब इसको संतुलित करते हैं हम, तो संतुलित करने के लिए देखो आप क्या करो, इसके आगे 2 लगा दो तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 4। ये उत्प्रेरक कौन सा लिख दिया हमने, Pt उत्प्रेरक। ठीक है, तो देखो उत्प्रेरक किसे कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं या अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। अब इसमें पहला प्रकार हम ले रहे हैं धनात्मक उत्प्रेरक,
तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसके लिए अभिक्रिया याद रखिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन अगर हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो वहां अभिक्रिया तेज गति से संपन्न होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब सेकंड आता है, इसका नाम है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अब देखो आप, अब हम ले रहे हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक, जैसे धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब होता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को कम करेगा, है ना। तो सेकंड पॉइंट हम लेते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक को हम क्या लिखते हैं कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। अभी वेग को कम कर रहे हैं, यानी जिस दर से अभिक्रिया चल रही है और उस दर में अगर आपने उत्प्रेरक मिला दिया तो जो गति है ना, वो गति पहले से कम हो जाएगी, यानी उत्पाद जो हमें जितने समय में प्राप्त होना चाहिए उससे और ज्यादा अधिक समय में उत्पाद प्राप्त होगा, है ना। तो अब आप इसके लिए उदाहरण लेते हैं। तो जो हमने अभी लास्ट उदाहरण लिया है उसमें हमने क्या कहा, देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला लेते हैं, जैसे H2O2 का अपघटन अभी अपन ने लिया था। तो धनात्मक उत्प्रेरक में हमने लिया था प्लेटिनम उत्प्रेरक। कौन सा लिया था, प्लेटिनम। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है ना, इसमें हम लेंगे ग्लिसरॉल। कौन सा लेंगे, ग्लिसरॉल उत्प्रेरक। ग्लिसरॉल, अभिक्रिया वही रहेगी, है ना। तो ग्लिसरॉल जैसे आप इसमें मिलाओगे तो क्या होगा, H2O2 का अपघटन क्या बना था, जल और ऑक्सीजन। अपन ने ये समीकरण लिखी थी उसके अंदर, है ना। लेकिन यहां पर उत्प्रेरक क्या लिख देंगे हम, ग्लिसरॉल। अब देखो आप, पहला हमने लिया प्लेटिनम। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक जब आप इस अभिक्रिया के लिए यूज करोगे, अपघटन के लिए, तो अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन बहुत तेज गति से होगा और प्लेटिनम के स्थान पर अगर हमने ग्लिसरॉल यूज कर दिया तो ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल इस अभिक्रिया की दर को क्या करता है, कम कर देगा। इसलिए इसको किसमें रखा गया है, ऋणात्मक उत्प्रेरक के अंदर रखा गया। तो पहला उदाहरण तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा है सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण, तो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, इसमें उत्प्रेरक याद रखिएगा एथेनॉल। कौन सा, एथेनॉल। ठीक है, अब देखो सोडियम सल्फाइड का सूत्र आपको आना चाहिए। तो सोडियम सल्फाइड तो क्या लिखते हैं, Na2SO3। हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, अब सामान्य जब ये सोडियम सल्फाइड है, सल्फाइड है, क्या है, सोडियम सल्फाइड, जब आप इसका ऑक्सीकरण करोगे तो ये सोडियम सल्फेट में बदल जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये SO3 जो होता है ना, ये बदल जाएगा Na2SO4 के अंदर। SO3 किस में बदला, SO4 में। तो इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। अब यहां उत्प्रेरक क्या मिलाते हैं अपन, एथेनॉल। तो जब आप इसमें एथेनॉल मिलाओगे तो अभिक्रिया के ऑक्सीकरण की जो दर होती है इसकी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको संतुलित करते हैं। तो देखो यहां ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे 2 लिख दो। तो ये 2 है तो यहां आ जाएंगे 2। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो SO3 है, SO3 को अपन ने किस में बदला, SO4 में। एक ऑक्सीजन का परमाणु रह जाएगा। अब एक ऑक्सीजन का परमाणु नहीं रहे इसलिए हम इसके 2 अणु ले लेते हैं। 2 अणु में 2 SO3 होंगे तो दोनों ऑक्सीजन इसके साथ में एक एक के साथ जुड़ते हैं, SO4 का निर्माण करते हैं। और तीसरा इसका उदाहरण है कि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल के
अस्फोटन को रोकने के लिए, अस्फोटन को रोकने के लिए इसमें टेल मिलाया जाता है। क्या? TEL, जिसका नाम है टेट्रा एथिल, टेट्रा एथिल लेड, टेल मिलाया जाता है। अस्फोटन, अस्फोटन का मतलब होता है नॉकिंग। इसको नॉकिंग के नाम से जाना जाता है। नॉकिंग का मतलब ये होता है कि जब इंजन चलता है ना, तो इंजन के अंदर क्या होता है, खड़खड़ाहट की आवाज होती है ना। तो उस खड़खड़ाहट की आवाज को कम करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाते हैं, टेल, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब हुआ वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अंदर पहला H2O2, दूसरा सोडियम सल्फाइड और तीसरा क्या लेंगे, पेट्रोल का अस्फोटन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम तीसरा लेते हैं उत्प्रेरक, वह है स्वतः उत्प्रेरण या स्वतः उत्प्रेरक। देखो क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरक भी कह सकते हो या स्वतः उत्प्रेरण भी हम इसे कह सकते हैं। देखिए तीसरा स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब ये है कि अभिक्रिया चल रही है ना, अभिक्रिया चल रही है, लेकिन अभिक्रिया के अंदर पहले हमने कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया। आपने दो मिक्सचर लिए, पदार्थ मिलाए, इसमें कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाए, लेकिन उसी अभिक्रिया में जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो अभिक्रिया प्रारंभ होते समय जैसे ही उत्पाद की मात्रा बनना शुरू हो जाएगी तो वह उत्पाद जो होता है ना, वही उस अभिक्रिया का क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या लिखेंगे हम कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला उत्पाद, बनने वाला उत्पाद, जिनमें बनने वाला उत्पाद स्वयं किसका कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। और जो उत्प्रेरक होता है उसको स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, वो आपको ध्यान रखना है कि एस्टर होते हैं, जो एस्टर, एस्टर का जल अपघटन करना। एस्टर हम लेते हैं, जैसे देखो आप, ये भी 10th में अभिक्रिया थी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब ये एस्टर है, क्योंकि एस्टर का सूत्र मैंने पहले भी आपको बताया था, C डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर होता है। तो C डबल बॉन्ड OR की जगह क्या लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है। अब आप इसको जोड़ोगे ना, सही लिखोगे तो क्या आएगा, CH3 COO CH3। तो CH3 COO जब आता है, ये एसीटेट है। क्या है, एसीटेट, एसिटिक अम्ल से बना हुआ है एसीटेट, ठीक है। और साथ में मेथिल है, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल एसीटेट। क्या नाम लिखेंगे, मेथिल एसीटेट, ठीक है। अब आप इसका जल अपघटन करो। तो प्रारंभ में क्या होता है कि जब हम इसके अंदर उत्प्रेरक नहीं मिला रहे तब अभिक्रिया की दर धीमी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें उत्पाद बनना शुरू होता है, उत्पाद कैसे बनेगा, तो इसको यहां से तोड़ दो, क्या बना, CH3OH, और इधर बनता है CH3COOH, है ना। तो एक बन रहा है CH3COOH प्लस दूसरा बन रहा है CH3OH। अब ये जो एसिटिक अम्ल बना है, ये ना एसिटिक अम्ल, ये अम्ल जो होता है यही इसमें क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि प्रारंभ में
प्रारंभ में अभिक्रिया की दर धीमी होती है, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल जो हम क्या कहते हैं, उत्पाद, क्या कहते हैं आप इसे, उत्पाद का निर्माण होता है, वह मतलब कौन सा उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है, और उत्प्रेरक का कार्य करेगा तो दर क्या हो जाएगी, इससे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी ये अभिक्रिया कौन से माध्यम में होती है, अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है। तो ये तीसरा, इसके अंदर उत्प्रेरक के बारे में जब अपन लेते हैं तो तीसरा होता है दिया गया स्वतः उत्प्रेरक या स्वतः उत्प्रेरण भी कह सकते हो आप, कि एक अभिक्रिया जब चलती है तो अभिक्रिया के अंदर पहले तो हमने कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया है, जैसे ही उत्पाद बना वह उत्पाद स्वयं उस अभिक्रिया के लिए किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये क्रिया स्वतः उत्प्रेरण कहलाती है, और इसमें जो उत्प्रेरक है उसको क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। तो ये तीसरा उत्प्रेरक इसके अंदर आया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसमें आगे ले रहे हैं चौथा पॉइंट भी थोड़ा अलग है। चौथा पॉइंट ये है कि जैसे कोई प्रेरणा, किसी को देखकर आप प्रेरित होते हो, किसी से प्रेरणा लेते हो, मोटिवेशन होता है, तो उसी के आधार पर इसमें एक उत्प्रेरक दिया गया है, चौथा नंबर, जिसका नाम है प्रेरित उत्प्रेरक। क्या नाम है, देखो सुनना, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें। तो प्रेरित उत्प्रेरक के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें ये बताते हैं कि जैसे मान लो एक सिंपल सी कोई अभिक्रिया चल रही है, ये अभिक्रिया अभी अपन ने ली थी, आपको अभी बताया था, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, है ना। तो क्या हुआ, इसके अंदर ये प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है, कैसे होता है, तो इसका नाम दिया गया है प्रेरित उत्प्रेरक। ध्यान दीजिएगा, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, वह अगर किसी उसके साथ में कोई दूसरी रिएक्शन चल रही हो, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट रिएक्शन चल रही है, इसके साथ में ये दूसरी रिएक्शन चल रही है, दो रिएक्शन हुई, है ना। अब इस अभिक्रिया का वेग या यह अभिक्रिया जो होती है वह इससे प्रेरणा लेके और संपन्न होना प्रारंभ हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि पहली अभिक्रिया सामान्य चल रही है और इससे प्रेरणा लेके दूसरी रिएक्शन, जैसे इसमें हम बता रहे हैं ये इसके समांतर चल रही है, दो, है ना, इसके समांतर चल रही है, तो ये अभिक्रिया इससे प्रेरित होकर जब आगे बढ़ेगी और उत्पाद का निर्माण करती है, तो उस प्रकार की क्रियाओं को हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं, या उसको प्रेरित उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। वापस देखो, मैं इसमें लिख देता हूं परिभाषा कि ऐसी अभिक्रियाएं जो उसके साथ चलने वाली अन्य अभिक्रिया से प्रेरित होकर अभिक्रिया वेग बढ़ाती है,
या बढ़ाती है या संपन्न होती है वह क्या कहलाती है? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है। अब इसको कैसे समझते हैं? तो जैसे अभी अपन ने लिया था सोडियम सल्फेट का ऑक्सीकरण, है ना। देखो सोडियम सल्फेट का ऑक्सीकरण, तो हम क्या करते हैं, पहले सोडियम सल्फेट वाली अभिक्रिया लेते हैं। देखो Na2SO3, इसका ऑक्सीकरण किया था तो हमने क्या बनाया था? Na2SO4, ठीक है। यहाँ 2 लिए थे, यहाँ ये 2 लिए थे। ये क्या है? सोडियम सल्फाइड। इसको किसमें परिवर्तित किया था? सोडियम सल्फेट में, है ना। ये भी अभिक्रिया बताई थी हमने। अब इसके साथ में एक दूसरी अभिक्रिया चल रही है जो है सोडियम आर्सेनेट। नाम ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें ये लेते हैं, ये ना अलग से बताता हूं मैं। सोडियम आर्सेनेट का ऑक्सीकरण, सोडियम आर्सेनेट, आर्सेनेट जिसको हम लिखते हैं Na3ASO3, Na3ASO3 आर्सेनेट जो है का ऑक्सीकरण बिना उत्प्रेरक के किया जाए, बिना उत्प्रेरक के किया जाए तो क्रिया संपन्न नहीं होती, क्रिया संपन्न नहीं होती। यानी आप जब इसका ऑक्सीकरण करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? Na3ASO3, O2 लिखोगे तो इसमें कोई उत्पाद नहीं बनेगा। अब देखो मैं इसको पूरा समझा रहा हूं। क्या था कि हमने ये कहा है कि एक अभिक्रिया है जो उसके साथ चलने वाले अन्य अभिक्रिया से प्रेरित होकर आगे बढ़ती है। जब आप इस रिएक्शन को, ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को अलग से बताओगे तब तो इसमें कोई उत्पाद नहीं बनेगा। लेकिन इसी अभिक्रिया के साथ में अगर हम ये रिएक्शन लेते हैं, कौन सी? सोडियम सल्फाइड वाली, तो ये अभिक्रिया इससे प्रेरित होकर उत्पाद का निर्माण करेगी। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें ये आपको लिखना पड़ेगा कि जब कौन सी है? ये वाली अभिक्रिया ले रहे हैं अपन, इसी में जब इस क्रिया को सोडियम सल्फाइड की क्रिया के साथ संपन्न कराया जाए, संपन्न कराया जाए, ध्यान दीजिएगा, जब इस क्रिया को इसके साथ संपन्न कराया जाए तो यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाती है और उत्पाद बनाती है। अब कैसे उत्पाद बनाएगी? तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें सोडियम सल्फाइड, अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? ऑक्सीजन आ रही है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐसे जोड़ो, Na2SO3 प्लस Na3ASO3, ठीक है। इधर वाले दोनों कॉमन ले लिए, अब दोनों को जोड़ दिया, इनमें ऑक्सीजन कॉमन है तो प्लस लिख दिया हमने O2। यानी हम इसका भी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अब आप देखो क्या होगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, 2 में से एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ASO3 है वो किस में बदल जाएगा? ASO4 में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप इसको जब लिखेंगे तो हम इसको यूं बताएंगे, देखो ये O2 है ना, इसको यूं लिख दिया, एक ऑक्सीजन जाएगा इधर और एक ऑक्सीजन इधर जाएगी, ये है क्या? O2। तो ये उत्पाद बनेगा Na2SO4 प्लस Na3ASO4। तो ये क्या हुआ इसमें कि ये अभिक्रिया जो है ना, ये इसके द्वारा क्या होती है? उत्प्रेरित होती है। क्या होती है इसमें?
उत्प्रेरित होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रिया आप थोड़ा सा इसको पढ़ना अच्छी तरीके से। बाकी वाले उत्प्रेरकों से ये ज्यादा पूछा जाता है, एक प्रेरित उत्प्रेरक, एक स्वतः उत्प्रेरक, और लास्ट दो इसके उत्प्रेरक दिए गए हैं जो आपने पढ़े हैं, समांगी और विसमांगी। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे लेते हैं इसमें। ओके, तो आप पांचवा लेते हैं, समांगी उत्प्रेरक। अब समांगी उत्प्रेरक भी आपने पढ़ा है, तो समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि ऐसे उत्प्रेरक जिसमें, देखो, समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि ऐसे उत्प्रेरक जिसमें क्रियाकारक यानी अभिकर्मक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है। तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है? समान होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो समांगी उत्प्रेरक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ, एक विधि दी गई है जिसका नाम है सीसा प्रक्रम। क्या नाम दिया गया? सीसा प्रक्रम। ये क्या है? H2SO4 और ये जो क्रियाएं होती है, बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं, उसका एक पार्ट दिया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, SO2 प्लस O2, सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब समीकरण संतुलित करोगे तो इसके आगे 2 लिख दो, इसके आगे 2। कारण क्या है कि देखो, सल्फर तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे 4 और 2 6, इधर 6, लेकिन उत्प्रेरक क्या होता है? NO। NO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तब आप इनमें तीनों की भौतिक अवस्था बताओगे। ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है? गैस। तो तीनों की अवस्था क्या हो गई? यानी क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है? समान होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसके अंदर उदाहरण है, वो है एस्टर का जल अपघटन। अभी अपन ने लिया था एस्टर का जल अपघटन। तो एस्टर का जल अपघटन लेते हैं, तो देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, C2H5 प्लस H2O। उत्प्रेरक क्या लेते हैं इसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो, ये है एस्टर, तो ये एस्टर है, इसका जल अपघटन करोगे तो ये यहां से H2O हटा, ये सॉरी एथेनॉल हटा, तो इसमें बनेगा CH3 COOH प्लस C2H5OH। अब देखो, इस क्रिया में क्या होता है कि ये जो एस्टर है, ये एस्टर द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, पानी भी कौन सी अवस्था में? लिक्विड स्टेट में। सल्फ्यूरिक अम्ल भी कौन सा है? लिक्विड। ये अम्ल भी इसमें लिक्विड, और एथेनॉल भी कौन सा? लिक्विड अवस्था में। तो इन सब की अवस्था क्या है? द्रव अवस्था है। ये सब कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो समांगी का मतलब ऐसे उत्प्रेरक जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या होती है? समान होती है। और तीसरा उदाहरण इसका ध्यान रखिएगा, तीसरा है सुक्रोज का जल अपघटन करने पर, जल अपघटन। तो सुक्रोज है, सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो यहां लिखेंगे सुक्रोज प्लस जल, इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। तो इन सब की अवस्थाएं भी क्या होती है? ये लिक्विड स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। इसमें आप इसको लिक्विड स्टेज के अंदर करेंगे। ठीक है,
तो ये समांगी उत्प्रेरक जो होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि समांगी उत्प्रेरक मतलब तीनों की अवस्था समान होती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये अपने था कौन सा, पांचवा, और लास्ट लेते हैं छठा, वो है विसमांगी उत्प्रेरक। ओके, चलो देखो, छठा है विसमांगी उत्प्रेरक। तो विसमांगी उत्प्रेरक में ये आएगा, चलो पूरा ही लिख देते हैं, कि जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक इनमें से किसी भी एक की या तीनों की, छठा लेंगे विसमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, विसमांगी उत्प्रेरक का मतलब होगा कि ऐसे या ऐसी क्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद या उत्प्रेरक में से किसी भी एक की भौतिक अवस्था क्या हो, अलग हो। भौतिक अवस्था क्या हो, अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं, विसमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे पहला, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है इन दोनों की क्रिया करवाते हैं, तो आपको पता है इसमें अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हाबर प्रक्रम, हाबर या हैबर प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम कहते हैं अमोनिया का निर्माण। किसका, अमोनिया का निर्माण। तो अमोनिया के निर्माण की क्रिया में ध्यान रखिएगा, N2 प्लस H2, इसमें बनती है NH3। अब देखो, नाइट्रोजन 2 है तो इसके आगे लिख देंगे 2, तो हाइड्रोजन 6 हो गए 6। अब इसमें उत्प्रेरक जो लिखा जाएगा वो है कौन सा, Fe, आयरन, है ना। अब देखो आप, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, लेकिन ये कौन सा होता है, सॉलिड, यानी ठोस अवस्था के अंदर। आयरन ठोस है, लोहा, तो उसके हिसाब से अब इन दोनों की और इसकी भौतिक अवस्था तो समान है, लेकिन ये क्या हो गई, अलग हो गई, इसलिए इसको हम किस में लेते हैं, विसमांगी उत्प्रेरक के अंदर लेते हैं। और दूसरा है, आपने पढ़ा होगा, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और ये बनता है वनस्पति घी। क्या बनता, अब इसमें देखो आप, वनस्पति तेल कौन सी अवस्था में, लिक्विड, हाइड्रोजन गैस अवस्था में। यहां वनस्पति घी अर्ध ठोस अवस्था होती है, लेकिन इसको अपन लिक्विड में मानते हैं। लेकिन इसमें जो उत्प्रेरक है वो निकल धातु है, वो कौन सी है, सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि विसमांगी उत्प्रेरक का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद या उत्प्रेरक में से कोई भी एक, सभी भी हो सकते हैं, या कोई भी एक की भौतिक अवस्था क्या हो, अलग होती है, तो उसे विसमांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसमें विशेष तौर पे लिया उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक के प्रकार। पहला कौन सा लिया, धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा स्वतः, चौथा कौन सा था, प्रेरित, पांचवा समांगी, और छठा विसमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे कि उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या है, और विशेष तौर पे एंजाइम जो होते हैं जिसे हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो हम क्रियाविधि 2 लेंगे, समांगी उत्प्रेरक की अलग होगी और विसमांगी की अलग होगी। ठीक है, तो बाल मंदिर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।